हेलो, नमस्कार, आदाब। डीडी उर्दू की इस खास पेशकश यानी गुफ्तगू में मैं प्रथम आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ जुड़े हुए वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। अगर उनके फिल्मोग्राफी की अगर बात करें, जिक्र करें, तो शायद लगता है मुझे एक पूरा अरसा बीत जाए। अनीस बाज़मी साहब, no introduction needed whatsoever, and of course joining us Amruta Subhash, one of the finest talents we have in the industry. गुफ्तगू में आप दोनों का स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि फिल्मोग्राफी आपकी देखी जाए मतलब लाडला से लेकर भूल भुलैया तक, और ये जो लैंडस्केप है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, अलग, मतलब आप इससे जुड़े हैं। क्या आपको खुद को ताज्जुब हुआ ये मैं कौन सा जॉनर लेकर आया हूँ? हाँ, नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा ताज्जुब हुआ था जब मैं इस ऑफिस में आया। मेरी सारी फिल्मों के पोस्टर्स जो है लगे हुए थे। मेरी बर्थडे थी तो मेरे सारे असिस्टेंट्स जो है उन्होंने मुझे सरप्राइज करने के लिए सब लगाया था। एंड मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, आई बहुत मतलब शॉक मैं खुद कि मुझे लगा अच्छा इतना काम मैंने किया, इसलिए कि मैं सिर्फ काम ही करता रहा तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मेरी पुरानी फिल्मों की बात अगर आप करेंगे तो मुझे कुछ याद भी नहीं है मैंने कहाँ शूट की थी, क्या कहानी है, क्योंकि मैं एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाती है उससे फिर मेरा रिश्ता कट जाता है, मैं दोबारा ज़्यादा देखता नहीं हूँ। वरना कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर आपके वो थॉट्स आपके जहन में रहते हैं और ना चाहते हुए भी जब आप नेक्स्ट फिल्म बनाते हैं तो उसमें उसकी कुछ झलकें आ जाती है, तो मैं तो भूल जाता हूँ उन फिल्मों को एंड काम करते रहता हूँ और मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं कितनी फिल्में क्या। मुझे हमेशा लगता है कि जो नेक्स्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ दैट विल बी माई मेरा बेस्ट फिल्म जो है वो अभी बस आने वाली है, जस्ट आने वाली। तो ये फिल्म जो है मैंने इसके पहले कभी हॉरर किया नहीं था। मैंने 2 ही फिल्में की हॉरर की, और वो सिर्फ करने की वजह मेरी ये थी कि मुझे जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने आई वॉज वेरी एक्चुअली मेरा जो हॉरर जॉनर बहुत मेरा पसंदीदा जॉनर नहीं मैं कहूँगा। बहुत ज़्यादा फिल्में मैंने नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि यार आपने हर तरह की फिल्में की, लव स्टोरी बनाई, सस्पेंस थ्रिलर बनाई, कॉमेडी बनाई, ड्रामा बनाया, एक्शन बनाया, तो ये जो जॉनर है वो जॉनर है वो आपने किया नहीं है। तो मैंने बोला चलो करते, मज़ा आएगा। तो बस ये मज़ा जो आने है, तो ये फिल्म भी जब मैंने देखी मुझे यार बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं मैं इस फिल्म के साथ जुड़ूंगा। जारन, मतलब इसका नाम ही इतना जोरदार है, काफ़ी खौफनाक भी है, और आपका किरदार तो उससे भी ज़्यादा हॉरिफिक। क्या कहेंगे इसके बारे में? जारन तो मतलब ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं। तो हमारे जो ऋषिकेश गुप्ते जी हैं वो कोंकण एरिया से आते हैं जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, और डायरेक्टर जो है हमारे, तो कोंकण एरिया में ये सारी चीज़ें काफ़ी है, ब्लैक मैजिक किया इसने। और आपके पीछे जो आपको दिख रही है अनीता जी ने जो रोल किया है, गंगूटी नाम की, ज़रा बच के रहिएगा उनसे तो उनकी और मेरी ये कहानी है, राधा और गंगूटी की कहानी है, और ब्लैक मैजिक को लेके आगे चलती है। लेकिन दोनों इसमें ये दिखाया है कि मतलब एक साइकेट्रिस्ट का, मतलब ये शास्त्र का भी एक दिखाया, साइंस का भी, और ब्लैक मैजिक का, दोनों रास्ते दिखाए हैं। कहीं ना कहीं इसमें मिस्ट्री जुड़ी हुई है, कोई भी एक साइड हम लेते नहीं, शायद साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसको बोलते हैं, और जिसमें हॉरर का शायद बैकड्रॉप हो। काफ़ी अलग सा लैंडस्केप अनीस सर, मतलब लास्ट हमने बात की, गुफ्तगू की थी भूल भुलैया की, वहाँ पर भी खौफ है, वहाँ पर भी हॉरर है, लेकिन ये जो लैंडस्केप है काफ़ी अलग था। देखिए क्या है, जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू जिसे कहते हैं ना, ये सिर्फ कोकण में ही नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में है। कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है, लोग मानते हैं इस चीज़ को। एंड मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है एक बरसों से जो चली आ रही एक ये जो सोच है उसको उसके ऊपर एक सवाल है कि यार ये ब्लैक मैजिक क्या होता है। जैसे आपको बताऊं कि कई लोग जो नहीं मानते हैं वो भी अगर समझो रास्ते में जा रहे हैं और अगर एक नींबू मिर्ची है तो उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक ऐसी सोच बन चुकी है। तो ये फिल्म जो है इस पे एक सवाल उठाती है, एंड आई विल नॉट टेल कि ये सिर्फ एक सिंपल हॉरर फिल्म है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। जब फिल्म ये मैंने देखी, और ऋषिकेश गुप्ते जो है हमारे डायरेक्टर, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, वो उन्होंने बहुत नॉवेल्स लिखे हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड राइटर, बहुत काम किया है और इस तरह के सब्जेक्ट में उनकी ख़ास रुचि है। तो जब ये फिल्म मैंने देखी तो मतलब मैं दंग रह गया। मैंने बोला कितना मोहब्बत से और बहुत ही ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है, और इसलिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा कि मुझे लगा कि नहीं, ये फिल्म जो है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस फिल्म के अंदर मैं आपको बताऊं कि खैर
अमृता जी जो है उनके बारे में क्या वो सारी दुनिया ही जानती है कि किस लेवल के एक्ट्रेस हैं ये। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ इनका, बट इस पिक्चर के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अजीब सा था कि जो एक औरत है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है बचपन से, और वो किस तरह ज़िंदगी के साथ डील कर रही है। एंड वो इतने बारीक लाइन पे, एक तलवार पे चलना है, थोड़ा यहाँ करेंगे तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, थोड़ा यहाँ करेंगे तो अंडर रहेगा। तो बहुत ही समझ सोच कर ये करने वाला काम था, और मुझे लगता है कि इनके कैलिबर की एक्ट्रेस ही इस तरह का रोल कर सकती थी। साथ में अनीता दाते जी जो है, आई थिंक शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, इतना खूबसूरत काम किया है और उन्हें देख के डर लगता है। और जिस तरह भी उन्होंने किया है, मुझे लगता है सारे टेक्निकल टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन लोगों ने लिए। मैं उसमें बहुत खुश हुआ हूँ कि एक बहुत अच्छी तकनीकी तौर से बहुत अच्छी फिल्म है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे एक प्रफुल्ल भाई हैं, मुझे इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे साउंड अच्छा लगा, मुझे स्टोरी, स्क्रीन पर डायलॉग, डायरेक्शन, एक्टिंग, तो मुझे लगा कि एक भरपूर, एक कंप्लीट अच्छी फिल्म है जो कमर्शियल भी बहुत है, और जो लोग जो देखने आते हैं एक अच्छी खूबसूरत कंटेंट की फिल्म वो भी है। तो मुझे लगा कि यार फिल्म के साथ ही जुड़ना चाहिए, और मुझे लगता है ये मेरी खुशकिस्मती है कि इन सब ने जो है मुझे इस फिल्म के साथ जोड़ा, एंड आई एम सो हैप्पी। कितना ज़रूरी होता है एक एक्टर को मज़ा आना, ये जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ये शब्द यूज़ किया है, लेकिन खौफ का माहौल होना ज़रूरी है, वो भी प्रोसेस करना है। साइमल्टेनियसली मज़ा आना भी उतना ही ज़रूरी है एक परफॉर्मर के लिए। तो ये बैलेंस साधना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो था, लेकिन उसके पहले सर ने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ब्लैक मैजिक ये जो जॉनर है ना, तो सर ने जैसे कहा कि ये उनको भी पसंद आया, टच किया। तो ये फिल्म का जो है ना, मतलब रीजनल रही नहीं फिल्म, जब वो सर को पसंद आई। सर एक ऐसे निर्देशक है जिनको ना हमारे पूरे क्या बोलते हैं ग्लोबली लोगों को क्या पसंद आएगा इसका इनको पता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह का बिजनेस किया है नहीं, तो मुझे लगा जब इनको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके मायने अलग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर को ये फिल्म उस तरह से पसंद आई। और आपने जो कहा मज़ा आना और खौफ, ये दोनों था, दोनों था, मतलब डर तो लग ही रहा था। मैंने कुछ साइकियाट्रिस्ट के साथ भी बातचीत की, क्योंकि कैसे मैनरिज्म्स होने चाहिए, कुछ ऐसे करेगी, क्या करेगी वो, ऐसे ट्रेमर्स आएंगे, ऐसे करेगी, क्या क्या करेगी, और वो ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, लाउड भी नहीं लगना चाहिए, कैसे करना होगा। तो वो सब ये करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन ना हमारे निर्देशक साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे, ऋषिकेश गुप्ते जी ने, वो राधा नाम है मेरे किरदार का। तो कई कबार जब आती थी ना सेट पे, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ी होने लेकिन हो जाती थी, पता नहीं कैरेक्टर के बारे में सोचती रहती थी शायद। तो एक दिन वो आए, मुझे ऐसे बाजू लेकर गया और बोले, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ में लेकर आना। तो ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा ना, वो मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट जैसे हो गया कि भाई कामली करना होगा, ये भी जो काम है कामनेस चाहिए। और सर को तो इसके बारे में ज़्यादा ही पता है, मैंने फाइट सीक्वेंस इसके पहले कभी किए नहीं सर। फाइट मास्टर वो पीके साहब आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर आपको स्क्रीन पे कामली करनी चाहिए तो वो है फाइट सीक्वेंस, क्योंकि उसमें अगर आप ताव में आ गए तो भाई किसी को लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो अभी विद्या जी का भी मैंने इंटरव्यू में देखा था कि भूल-भुलैया में जब उनको माधुरी जी के बाल ये करने होते हैं, यू हैव टू बी वेरी काम, आप एकदम ताव में, आपके गुस्सा दिखाना है पर गुस्से में अवेयर रहना है, नहीं तो लग सकती है सामने वाले को। वो मतलब इस फिल्म में वो मुझे सीखने को मिला कि भले वो औरत मेंटली जो भी है, फाइट भी कर रही है, जो भी कर रही है, उसमें कामनेस बहुत चाहिए। ये सबसे मुझे बात मतलब सीखने को मिली। तो मज़ा उसमें था कि ये बात सीखने में ज़्यादा मज़ा था, और खौफ तो साथ साथ चल ही रहा था। जिस तरह की लाइटिंग मिलिंद जोग साहब ने की थी, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है ना, तो वो तो मतलब इस जगह को भी वो डरावना बना देगा है, इस तरह का लाइटिंग था। तो खौफ तो चल ही रहा था साथ में। मज़ा जो है ना वो हॉरर फिल्म में रहता है। हाँ। इसलिए कि लोग जो हॉरर फिल्म देखने आते हैं, बाकी जो कहानी चल रही होती है ना, वो चल रही होती है, उनको लगता है कि अभी कौन सा सीन आएगा जहाँ हमको डर लगेगा। तो डर का भी अपना एक मज़ा है, रोने का अपना मज़ा है, हंसने का अपना मज़ा है, टेंस होने का अपना मज़ा है। ये सारे वो इमोशंस हैं, वो अगर आप समझते हैं एज ए मेकर कि ये चीज़ मतलब एक होता है कि भाई आप चाहते क्या कि उस टाइम पब्लिक क्या रिएक्शन दे, क्योंकि हमारे इसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं वांटेड रिएक्शन, कि पर्टिकुलर वांटेड रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं उस वक्त चाहता हूँ कि पब्लिक चुप रहे,
मैं चाहता हूँ पब्लिक हंसे, पब्लिक थोड़ी टेंशन में आए, ये प्लानिंग होती है। तो मुझे लगता है वो डायरेक्टर्स और वो मेकर्स जो है वो बहुत बड़े मैं अपने आप में फील करता हूँ, जो वांटेड रिएक्शन जो चाहते हैं वो ही रिएक्शन ऑडियंस में हो। इसलिए कि आप अकेले सोच रहे हैं और इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों लोग फिल्म देखते हैं, तो उनकी सेम समझ और उसी वक्त हर थिएटर में, हर शहर में वही सेम फीलिंग आए। समटाइम कि आप सोचते हैं कि यहाँ पब्लिक रोएगी और पब्लिक थोड़ा ऐसा देखिए व्हाई दिस पीपल आर सो क्राइंग, रो क्यों रहे। इसलिए आपका एज एन एक्टर रोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं और सामने जो ऑडियंस देखिए वो आपके दर्द और दुख को समझ सके। जी जी, एक बात पर तवज्जो देना चाहूँगा, आपने कहा कि जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है आपका। नो एंट्री देखिए, फिर अब भूल भुलैया जो कि एक हॉरर कॉमेडी है, यहाँ पर लैंडस्केप वैसा नहीं है, यहाँ पर खौफ ही एलिमेंट है। तो उसमें घुसना, उसमें एक फिल्म मेकर का पर्सपेक्टिव है, अपने आप को ढालना, क्या स्टडी हुआ? मुझे लगता है देखिए क्या है कि ये जो अपना जिस तरह की फिल्म बनाई है मराठी फिल्म, उसका वो बजट नहीं होता है जो हमारा फिल्म का होता है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से करप्ट तो होते हैं कि नहीं यार इसमें ये चीज़ डालनी चाहिए, ये चीज़ डालनी चाहिए। और स्पेशली मैं फिल्म बनाने के वक्त बहुत सोचता हूँ कि नहीं यार ये मैं डालूंगा, ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा। मेरे लिए फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बेईमानी हल्की सी आती है वो, लेकिन ये जो फिल्म है ये बहुत ऑनेस्ट फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के अंदर किसी कॉमेडी के सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए कि जिस तरह के ग्रिम माहौल चलता है और जिस तरह का एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, आई थिंक बहुत ऑनेस्टी से ये फिल्म बनाई और इसीलिए मुझे बहुत दिल को छुई। सर आपकी और जर्नी भी देखी जाए, आपका जो ये डेब्यू कहेंगे मराठी में, क्या कहेंगे मराठी साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, फिल्मों के बारे में, कि जिसकी वजह से आपका रुझान हुआ कि इस जॉनर में मराठी फिल्म करनी चाहिए? यार देखो क्या है कि मैं तो बहुत शायद साल 1.5 साल का था जब मैं शहर में आ गया, मुंबई शहर में, और उसके बाद मैं यहीं रहा। तो मेरी एक तरह से जन्म गुजरात में हुआ है, लेकिन मेरी कर्म भूमि है ये, और इस शहर ने मुझे जो भी आज छोटा मोटा मेरा नाम है वो दिया है। मुझे मेरा घर दिया है, मुझे मेरे पैसे दिए हैं, मुझे मेरा नाम दिया है, मुझे इज्जत दी है, जो दिया है इस शहर ने दिया है। इस शहर का और इस महाराष्ट्र का मुझे कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसा लगता है कि यार बहुत एहसान है मुझे पे। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब मैं लोनावाला लिखना जाता था तो वहाँ तो मुझे इतना प्यारा लगता था, मज़ा लगता, तो मैंने घर ही खरीद लिया वहाँ। और आज ये मुंबई शहर में भी मेरा घर है। तो मुझे जब इस शहर ने, इस राष्ट्र ने, इसने इतना कुछ दिया है, तो मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ करना है। और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मराठी लिटरेचर से, फिल्म से जुड़े हुए हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं एक्टर्स जो, जिनको अपना दोस्त कह सकता हूँ, दे आर महाराष्ट्र। मुझे हमेशा लगता था यार कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये लोग। मैं जब अमृता जी को फर्स्ट टाइम मिला, इनकी फिल्म देखी मैंने धमाका, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला यार कितना खूबसूरत काम किया है। तो मैं मतलब और मेरा ये भी है कि मतलब अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगता है मैं बहुत खुल के तारीफ़ करता हूँ। मेरे पास नंबर नहीं होता, मैं नंबर निकालता हूँ, उन्हें कॉल करता हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कॉल्स किए हैं, इसलिए कि जब मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि नहीं यार हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक राइटर का ताल्लुक है, कितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, क्या लिखते हैं ये लोग, ड्रामे जो होते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था मुझे कुछ करना है और ये बिल्कुल सही मौका था जुड़ने का, इसलिए मैं इस फिल्म के साथ। अमृता जी, आपके लिए आपकी परफॉर्मेंसेस हमने देखा है, उसको सराहा है। इसमें इस फिल्म से जुड़ना जो खौफ से रिलेटेड है और अंडर द बैनर ऑफ अनीस बज़्मी हिमसेल्फ, तो वो कितना मायने रखता है एक फिल्म को आगे लेकर जाने में? एज अ परफॉर्मर आप वेरिएशन तो लाते हैं आपके परफॉर्मेंसेस में, लेकिन वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसको और एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करने की जो जद्दोजहद होती है अंडर अ सॉलिड बैनर, उसका मजा ही कुछ और रहेगा। बिल्कुल है। मतलब जब सर जुड़ गए ना इस फिल्म के साथ, मुझे एकदम मेरा 2 दिन लग गए मुझे ये बात को रियलाइज़ करने में कि ये सचमुच मतलब मनन ने जब मुझे कहा सर के मैनेजर ने, तो मुझे बहुत वो बात से बहुत खुशी तो हुई। और आपने बहुत सही कहा। और मैं क्या चाहती हूँ ना कि हमारे यहाँ भी ना ये आप है तो मराठी फिल्म, लेकिन ऋषिकेश जी ने जिस विजन से बनाई है ना वो ग्लोबल चाहते थे। वो उन्होंने मुझे जो फिल्में एज अ प्रिपरेशन देखने के लिए कही थी, जैसे दी अदर्स जो फिल्म है निकोल किडमैन की, तो वो चाहते थे कि
मराठी जैसे फिल्म लैंग्वेज में भी ऐसी हम फिल्म बना सकते हैं जो ग्लोबल। तो सर के जुड़ने से वो हो गया। उन्होंने इस तरीके से किया है कि भय के पीछे ना एक वेदना होती है, पेन होता है, तो बहुत कम फिल्में उस पेन तक पहुंचना चाहती है जो ये चाह रहे थे ऋषिकेश जी। तो इसलिए वो फिल्म ग्लोबल हो गई है, मराठी नहीं बची, और इसलिए वो फिल्म शायद सर को टच कर गई, ऐसा मुझे लगता है। तो वो जो पेन है और वो जो तरीका है वो सब तक पहुंचेगा, और वो भी सस्पेंस के हिसाब से। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो सर को मैंने पूछा था, सर ने जो पहली बार फिल्म देखी, कि ऋषिकेश जी का जो लिखने का तरीका है ना, काफ़ी आपको रिडल्स होंगे जो लास्ट में आपको लगेगा अरे ये ऐसे वाला था, ये था। तो एक्टिंग करते वक्त मेरा जो किरदार था राधा का, वो ऐसा था कि सारे पत्ते हम निकाल नहीं सकते, सारे कार्ड्स दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ छिपानी है। जैसे सर ने अभी कहा ना कि आप क्या इम्पैक्ट चाहते हैं ऑडियंस पर, तो जैसे अगर सस्पेंस है तो मेरी भी कुछ चीज़ें मुझे छिपा के ही एक्टिंग करनी पड़ेगी, जो आपको बाद में पता चलने वाला कि अरे राधा के साथ ये था भाई बात, जो मैं पहले नहीं दिखा सकती। तो एज एन कैरेक्टर का जो ग्राफ होता है वो उस तरह से डिज़ाइन करना पड़ा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म में रिपीट ऑडियंस आएगी, क्योंकि लास्ट में जो सारी गुगली पड़ती है ना, जो गुत्थी खुलती है, तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, अरे फिर से जाके देखता हूँ कि ये पहले क्या था, जहन में बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगता है कि जब वो बैक ट्रैकिंग होगी तब भी उनको मेरी एक्टिंग सही लगनी चाहिए, कि अरे ओके उसने किया था, लेकिन मैं एज एन एक्टर बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो, अभी यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मत दो। जैसे निर्देशक वो चाहता है, एक एक्टर को भी वो करना पड़ता है निर्देशक के साथ साथ, राइट? बिल्कुल, है ना, कि अगर आपको मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ ना देखें, तो हम बोलेंगे अरे वो देखो वहाँ क्या है। तो ये जो खेल है वो सस्पेंस में ज्यादा होता है, तो एज एन एक्टर वो खेलना पड़ा काफी मुझे, तो वो मजा आया। और ये जो निर्देशक हैं वो इतने यंग हैं, इतने यंग और इतने रेलेवेंट है। थोड़ी सी झलकी देना चाहता हूँ ना, राज कपूर हिमसेल्फ द मास्टर ऑफ सिनेमा, उनको इन्होंने असिस्ट किया है। तो यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी, क्या करना पड़ता है, क्या कॉन्स्ट्रक्ट एक बात होती है, ऑल्सो एक बात होती है डीकॉन्स्ट्रक्ट करना, लर्निंग और अनलर्निंग, तो कितना मायने रखता है सर? यार देखो, ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये तो अपन सब बोल सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं अपने आप से और अपने काम से, और अगर आपकी नीयत अच्छी है, ये तीन चीज़ें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी पे सोचा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये करना चाहिए, ये ठीक रहेगा। मुझे नहीं पता है कि दुनिया को क्या चाहिए, मुझे ये पता है कि क्या चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या चीज़ में मुझे मज़ा आता है। और मुझे अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं खुद ऑडियंस हूँ। मैं आज भी जब थिएटर में जाता हूँ तो मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, सीटी बजाता हूँ, ताली बजाता हूँ, तो मेरे अंदर के मुझे लगता है कि जिस तरह की मैं 17-18 साल में था ऐसा फील करता हूँ। वो जो बच्चा है वो सेम अभी तक, मतलब टचवुड, ऊपर वाले की मेहरबानी है और लोगों का प्यार है, मोहब्बत है मेरे साथ, कि वो ज़िंदा है। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि मैं मतलब देखिए, काम का मामला है कि मुझे 24 घंटे अगर आप पूरा बताते हैं, मुझे लगता है बहुत कम है मेरे लिए 24 घंटे एक फिल्म बना रहा हूँ। तो मैं दुनिया के सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ। मैं अभी आज का ज़माना नहीं है पढ़ने का, मैं बहुत शायरी की किताबें, ये किताबें, बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी वो नहीं बनाई है कि मैं ऑफिस से नीचे उतरूँगा, मेरी एसी कार के शीशे बंद करूँगा और सीधे घर जाऊँगा। मैं समटाइम जो है नीचे अपने वड़ा पाव खाने चले जाता हूँ। मैं नीचे जो है वॉचमैन से बात करता हूँ। उस दिन नीचे वॉचमैन बैठा हुआ था, वो देख रहा था कुछ, बहुत हंस रहा था। तो मैंने बोले ये इतना देख के, वो फ़ोन में लगा हुआ था, तो मैं पास गया तो बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं, चालू करो, दिखाओ मेरे को क्यों इतना हंस रहे हो। और उसके 1 घंटा मैंने बात किया है, मुझे शायद उस वॉचमैन से वो कुछ बातें पता लगी जो मुझे नहीं लगता है कि कोई मैं बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ के वो चीज़ समझ पाता, क्योंकि क्या एक बेसिक थिंकिंग होती है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान का अपना एक जीने का तरीका है। कुछ लोग बहुत होश में जीते हैं, वो ज़रा ज़िंदगी जो है वो तकलीफ़ वाली भी होती है। मैं थोड़ा बेहोशी में जीता हूँ। मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी जो है कोई पहाड़ नहीं है जैसे सर पे उठा के आप घूम रहे हैं। ज़िंदगी खूबसूरत होनी चाहिए, जीने के लिए होनी चाहिए। मस्ती करो, मजाक करो, अच्छी तरह रहो, लोगों को प्यार बांटो, एंड आप ईमानदारी से, अच्छी नीयत से काम करो। नीयत आपकी जैसी होगी उसका फल वैसा मिलेगा। सर बात ये भी होती है, जैसे आपने कहा कि कॉमनेस्ट डिनोमिनेटर तक पहुंचना। पहले तो ये लगा ये ट्रेलर देखकर कि अनीस बाज़मी साहब के लिए लैंडस्केप कितना खौफनाक होगा, अलग होगा, लेकिन बाद में ये भी जहन में आया, अगर अनीस सर, नाना पाटेकर जैसे एक्टर,
अनिल कपूर जैसे एक्टर, अक्षय कुमार जैसे एक्टर, यहाँ से वहाँ कूदना, इन सबको अगर उनके साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा लैंडस्केप दे सकते हैं, तो भूत क्या ही चीज़ है। हाँ तो नहीं देखो, मेरे नज़दीक जो है ना अभी रीजनल ऐसा कुछ रहा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो है जिस भी ज़बान की फिल्म हो, वो अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा तो वो मतलब सबको पसंद आएगी। और इसके पहले भी पास्ट में काफ़ी मिसालें आपने देखा होगा जिन फिल्मों को बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं था, कुछ अजीब दूसरी लैंग्वेजेस थी, कोई अलग, लेकिन उनका बिकॉज कंटेंट इतना अच्छा था, कंटेंट जो होता है, तो उसके ऊपर लोगों ने ऐसा सब देखा। और यार नाना जी, अनिल जी, अक्षय जी, सलमान, दुबई, ये आई थिंक दे आर ब्रिलियंट एक्टर। माधुरी जी, हमारी तब्बू, हमारी विद्या बालन, एंड जिन जिन के साथ काम किया, आई थिंक दे आर, वही आपको मैं बता रहा हूँ ना कि यार मतलब मुझे कभी कम्युनिकेशन की कभी प्रॉब्लम ऐसे हुई नहीं, मुझे कभी वो लोगों की ईगो संभालने का मौका, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। इसलिए कि मैं इतनी ऑनेस्टी से फिल्म सुनाता हूँ, इसलिए मैं कभी जब फिल्म एज राइटर जब सुनाता भी हूँ उनको और चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरी फिल्म करे, तो भी मैं बेईमानी से नहीं सुनाता हूँ। मैं एकदम ईमानदारी, यही होगा और ये नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सेट के ऊपर भी हल्का सा बदमज़गी रहेगी, अरे मुझे ऐसा बताया था, ऐसा किया। नो, आई एम नॉट अ चीटर, आई एम अ डायरेक्टर, तो आई विल नॉट चीट। आप नहीं करेंगे, मैं दूसरे से करवाऊंगा, चाहे वो आपसे अच्छा ना हो भाई मेरी, लेकिन आई विल नॉट लाई। तो मैं अपने एक्टर से लाई नहीं करता, मैं अपने प्रोड्यूसर से लाई, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ जब तक मुझे 5, 10, 15, 20 करोड़ का फायदा ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से, मेरी ईमानदारी जो है और मेरी जो साफ गोई है, मैं बहुत ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूँ। कई मरतबा थोड़ा चाहता हूँ कि भाई वो कड़वी बात भी कितने प्यार से बोलूँ मैं, तो वो मैं कहता हूँ कि नहीं सर, ये सीन जो है ये आपका नहीं है सर, आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे रहिए। हाँ, एंड टच वुड, ये मतलब मुझे लगता है लोगों का प्यार है मेरी तरफ कि लोग उतना बुरा भी नहीं मानते। इसलिए कि सबको आप बताऊं मैं आपको कि आप जब लोगों से डील करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आप बेसिकली क्या है, आप अच्छे हैं या आप अच्छा अपने आप को बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आप इनोसेंट रहिए। मैं तो बहुत ही इनोसेंट आदमी हूँ। मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, बिंदास बात करता हूँ, ज़िंदगी एकदम इस तरह जीनी चाहिए। लेकिन यस, मैं लोगों को बहुत प्यार देता हूँ। डायरेक्टर को कहा जाता है कैप्टन ऑफ द शिप। अंग्रेजी में कहावत है टू पुट योर फुट डाउन, मतलब अगर डायरेक्टर चाहता है ये मेरी स्टोरी है, मेरा विजन है, वो वैसे ही रहे। कहीं ऐसा मर्तबा ऐसा हुआ है, कहीं वाक्य ऐसा है जहां पर आपको ये करना पड़ा कि भाई आप एक्टर हैं, आपकी सराहना है, आपकी इज्जत है, लेकिन मुझे तो मेरा ये विजन है, इससे हटे ना। देखिए क्या मैं बताऊं कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर बनाता है और उसको ही वो सब होना चाहिए। समटाइम आपको थोड़ी तकलीफ़ें आती है और वो तकलीफ़ें, वो जो चैलेंजेस आते हैं, मुझे लगता है कि उसी को मैनेज करने को डायरेक्शन भी कहते हैं। कि डायरेक्शन सिर्फ ये नहीं कि आपने एक चीज़ सोच ली और आप करने आपको नहीं मिल रहा है, नो, आपका वो मीनिंग है कि आपने जो सोचा है वो आप किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड विद ऑल द ईगो प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द एक्टर्स, प्रोड्यूसर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो टाइटल था नो एंट्री, इसको लेकर बहुत नेगेटिविटी थी कि नहीं यार बाकी फिल्म ठीक ठाक बन गई है और एक काम करते हैं यार, ये पब्लिक जो है अंदर नहीं आएगी क्योंकि जो पोस्टर्स लगेंगे थिएटर के बाहर उस पर लिखा होगा नो एंट्री, लोग एंटर कैसे करेंगे? तो अब ये लॉजिक जो थी, तो आपको कैसे, अब मुझे फिल्म के लिए वो बहुत ज़रूरी था, तो कैसे कैसे मैंने सबको कन्विंस किया। इसलिए मुझे लगता है कि यार मुझसे जुड़े हुए कितने लोग हैं जो इस तरह एक फिल्म पे इख्तियार रखते हैं कि भाई उनके डिसीज़न 10-15 लोग होते हैं, 5-10 लोग होते हैं, अगर आप उनको भी मैनेज नहीं कर सकते तो ये करोड़ों लोग जो है उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो मुझे लगता है दिस इज़ योर जॉब एज राइटर एंड डायरेक्टर टू कन्विंस दोज पीपल कि नहीं भाई आप बहुत अच्छा जानते हैं इस फिल्म के बारे में, शायद आपसे 2% जो ज़्यादा जानता है ये फिल्म, ये कहानी, ये फिल्म और जो भी है ये मैं हूँ। तो ये बोल कर नहीं आप कर सकते, उन्हें महसूस होना चाहिए। और जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, रात को सुबह सीन शूट करना है 4 बजे तक अगर आप सोच रहे हैं सीन के लिए, तो नेक्स्ट डे उनसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। अमृता जी, फिल्म मेकिंग के और एक्टिंग के भी मायने बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस है वो एक्सपोज हो रही है वर्ल्ड सिनेमा को, तो वो जानती है कि एक्टिंग क्या है और एक्टिंग क्या नहीं है, एक्टिंग करना क्या है। तो उस लिहाज से कितना अपने आप को ढालना पड़ता है एज ए परफॉर्मर? देखिए, मैं तो
शुरुआत से ही मतलब ऑडियंस से ज़्यादा मेरा ये रहता है कि मैं इसका ट्रूथ कैसे ढूंढूं, ट्रूथ कैसे ढूंढूं। कोई भी किरदार जब आएगा तो भले चाहे मैं वो थिएटर में कर रही हूँ, मैं OTT में कर रही हूँ, मैं सर के साथ कर रही हूँ, मैं ऋषिकेश का, जिनके भी साथ जो भी आएगा, और इनका और मेरा रिश्ता बहुत, मतलब निर्देशक का और मेरा रिश्ता बहुत मायने रखता है मेरे लिए। जैसे सर ने कहा ही नोज द बेस्ट, तो जैसे अगर इस फिल्म की बात करें तो राधा उनको पता है सबसे ज्यादा ऋषिकेश, तो आते थे कई बार, मतलब हम दोनों के भी, क्योंकि एक्टर खुद का कुछ लेके आता है ना, उसको लगता है मैं भी कुछ करूँ ऐसे ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरा फोन कट है इसमें, तो जिसमें मैं तो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ एक्टिंग से आती हूँ, तो मैं पूरा मेरी माँ क्या बात कर रही है वो इमेजिन करके यहाँ से मैं फ़ोन कॉल दे रही थी, मतलब इमेजिन करके कि मम्मी वो सब। तो ऋषिकेश ने मुझे बताया, देखो अमृता, इस फिल्म का एक पेस मैं चाहता हूँ, तो तुम्हारा ना पेस कम हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा फास्ट करो। मैंने कहा लेकिन मैं इमेजिन, तो उसने कहा उसकी अभी ज़रूरत नहीं, बिकॉज सस्पेंस है ना, सस्पेंस में अगर ढीली पड़ गई वो, मतलब बात अगर आप स्लोली बोलोगे तो वो ढीली पड़ जाएगी। तो मैंने कहा ओके, सो मुझे वो स्कूल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको प्यार से ही और उनके साथ ही करना पड़ेगा, यू हैव टू बिलीव दैट ही नोज बेटर देन मी एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न। वो वाली बात आई रिमेम्बर यार, वो एक छोटा था प्यार तो होना था। मैं ओम जी थे हमारे, ओम जी, तो ओम जी वाज अ ग्रेट एक्टर एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। तो उनके साथ मेरा पहला शॉट था एयरपोर्ट पे, तो उसके अंदर अजय देवगन खड़े हुए हैं और ये बैक टू कैमरा है और कैमरा पीछे है, और मैंने सिर्फ राउंड ट्रॉली हाफ लगाई थी। ये बोलते हैं मैं हूँ इंस्पेक्टर, और यहाँ से ट्रॉली ऐसे जाती है और यहाँ पहुँचती है, और फिर वो बोलते हैं इंस्पेक्टर खान। तो मुझे बोले यार अनीस, मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, 2 घंटे बाद आपकी ट्रॉली में आ रही है, फिर मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर खान। तो मैंने बोला नहीं सर, वो सब बढ़िया हो जाएगा, आप प्लीज़ कर लीजिए। तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो जो शॉट है ना, वो मुझे पता था कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक आएगी, एक इफेक्ट आएगा, ऐसे घूमता है। तो जैसे बोला कि आई एम इंस्पेक्टर, ऐसे जाता है, एंड उनका रिएक्शन आता है इंस्पेक्टर खान। तो उस सीन का इम्पैक्ट, उस शॉट का इम्पैक्ट, इसलिए वो इंट्रोडक्शन था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक मेरे को लगता है सिर्फ डायरेक्टर के जहन में होती है कि बैकग्राउंड क्या आएगा, यहाँ म्यूजिक नहीं होगी, यहाँ पे ये इफेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसा चाहिए। इट इज़ यार, ये साधना है, मुझे लगता है ये एक समंदर है आर्ट। इसके अंदर जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार अभी भी आप साहिल में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। इट इज़ डीप, वेरी डीप। और जैसे सर ना, मतलब उन्हें बोला इंस्पेक्टर, घूम कर शोल्डर पर जैसे उनके वहां से कैमरा आया तो खान बोलते हैं इक्विवेलेंट टू माय नेम इज बॉन्ड, बिकॉज़ लेकिन हिंदी वर्जन बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा ऐसा म्यूजिक आएगा ना, पूरा इफेक्ट आएगा। जी जी। तो डायरेक्टर को पता है चीज। और दूसरी बात एनर्जी की भी बात है ना, मतलब अभी जैसे हम ब्लैक मैजिक, वो एक एनर्जी है ब्लैक मैजिक की, लेकिन इस फिल्म के साथ आपको पता है सारा वाइट मैजिक ही हो रहा है। मतलब सारी चीजें, हर फिल्म का एक नसीब होता है, मुझे ऐसे लगता है। और उस फिल्म का भले आप बहुत मेहनत से हर फिल्म बनाता है, हर कोई मेहनत से फिल्म बनाता है, लेकिन कई फिल्में मतलब उनका अच्छा हो जाता है, कई फिल्मों का नहीं होता है। तो मुझे लगता है नसीब, उसको आप कुछ भी कहो। इस फिल्म के साथ, फिल्म है ब्लैक मैजिक पे, पर लेकिन वाइट मैजिक हो रहा है। सारी चीजें जो अच्छी घटनी चाहिए, मतलब कास्ट से लेकर, टेक्निकल कास्ट से लेकर, फाइनली द ग्रेटेस्ट वाइट मैजिक इज दिस। या बिकॉज देखो चीजें बनती गई है, मुझे पता ही नहीं था। सर मुझे तापसी पन्नू के एक पार्टी में मिले थे, तब हमारी बात हुई थी ऐसे ही कि देखते हैं अमृता जी, देखते कुछ मराठी भी होगा बता दी, लेकिन तब ऐसी बात हो गई थी यार। तो चीजें जो घटा जो पता नहीं कैसे घटती है, यूनिवर्स एग्जैक्टली। और सर की एनर्जी की भी जो बात है ना, अभी सर जो बोल रहे थे, देखो यहाँ पे ना मैं आती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ पहली बार आए, यहाँ पे बाहर आते ही अच्छा लगने लगता है। क्यों लगता है? इट्स नॉट, ऑफ कोर्स ओपन है, अच्छा है ऑफिस, लेकिन बाकी के ऑफिस में, कुछ ऑफिस में आपको डर लगता है, भाई यहाँ पे आपको अच्छा क्यों लग रहा है? आई थिंक देयर इज एनर्जी, और इस इंसान से वो एनर्जी बह रही है, ऐसा मुझे लगता है। आई बिलीव इन दिस। देखो मैं आपको बताऊं यार, कितनी अजीब सी बात है कि एक बोलते चले गए हैं और होता चला गया है। हर बुरी चीज़ का जो है ना, कुछ एक जुड़ गया है ब्लैक से, और हर अच्छी चीज़ को जो है वाइट कहते हैं हम लोग। जैसे अगर पैसा गलत कमाया है तो ब्लैक मनी, कुछ बुरा कर दिया है ब्लैक मैजिक, कुछ बहुत और ब्लैक होल, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक ये, ब्लैक वो। सो ब्लैक इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलर।
एक तो yes, you are right. एंड एवरीथिंग ब्लैक इज नॉट ब्लैक, वो अच्छा, लेकिन ये एक अजीब लोगों ने बनाया है, जैसे भी बन गया है कि हर वाइट चीज़ बहुत अच्छी है, वाइट कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है वो ब्लैक से ज़्यादा खतरनाक है वाइट। यस, लेकिन ठीक है, ब्लैक एटलीस्ट सर खुद को दिखा रहा है मैं ब्लैक हूँ, बहुत बड़ी बात है ये भी है। हाँ, कि भाई देखो भाई मैं ब्लैक हूँ, तो उसमें एक ऑनेस्टी है सर, एज यू वर सेइंग। पर कितनी अच्छी बात कही ना सर ने, ब्लैक एक वो भी एक मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना इस फिल्म के बारे में कि भय भी एक भावना है। भय वो आप बोलोगे कि सुख अच्छी भावना और भय बुरी भावना, ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे सर बोल रहे हैं व्हाइट और ब्लैक में अच्छा बुरा क्या है, यू नो, ये सोचना चाहिए कि ये ब्लैक और व्हाइट, अगर व्हाइट है तो ही ब्लैक व्हाइट किया किसने, ये हर बुरी चीज को ब्लैक से किसने जोड़ा है यार। क्या बात है, वी आर ब्राउन, हम लोग ना ब्लैक है ना वी आर ब्राउन, हम लोग सब लोग बोलते हैं ब्राउन। काफी करेक्ट। सर ये बताएं कि फिल्म OTT बदलते हुए माध्यम को लेकर बहुत चर्चाएं होती है, उसका भी गणित चेंज हो रहा है, टेक्निकलिटी बोलिए, जैसे ऑडियंस को एक्सपोज किया जाता है उसकी तरफ, तो ये जो मायने हैं, ये जो गणित है, एज अ फिल्म मेकर कैसे आंकते हैं? यार देखो क्या है, जैसे जैसे लोग अभी जो बीच में पैंडेमिक है उसकी वजह से बहुत फ़र्क आया है। आज से 10 साल 15 साल पहले जिस तरह की फिल्में चलती थी, आई एम नॉट श्योर कि उस तरह की फिल्में लोगों को पसंद आएगी। और लोग बहुत, उन्होंने पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखा है, उनकी समझ बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यू कांट मतलब टेक देम फॉर ग्रांट कि नहीं ले लेंगे, चलो यार हो जाएगा, नहीं हो नहीं जाएगा। आपको मेहनत करनी होगी, अच्छा काम करना होगा। अब वो जो लोग फूहड़पन पे हंसते थे वैसे नहीं हंसेंगे, और हाँ, तो आपको काम करना होगा। और मुझे लगता है देखिए ये बेटरमेंट के लिए हुआ है। अब चूँकि इस तरह लोग फिल्में देख रहे हैं तो उनका बहुत थिंकिंग, उनका स्टैंडर्ड जो है एक वो बहुत बड़ा हो गया है। और उसके अलावा यार देखो सच्चाई ये है कि फिल्में लगती हैं और फिर 6-8 हफ्ते में वापस टीवी पे लगनी है और फ्री में बैठ के घर देख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी फ़र्क पड़ गया है। एंड उसके अलावा महंगाई इतनी है। और आप मैं देखिए कल को एक मॉल में गया था एयरपोर्ट की, मतलब खाली मैं एंटर हुआ हूँ, 5-10-15 मिनट रहाऊँगा, 150 रुपया। तो ठीक है, मैंने 150 रुपये दे दिए, बट मुझे लगता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, एक 150 रुपया इट इज़ टू मच कि खाली आप एंटर हुए हैं और आपको कार पार्क का थोड़ा देर रुके हैं 50 रुपया 60 रुपया, अभी पहले ज़्यादा ही लगता था, बट तो अभी महंगाई भी बहुत हो गई कि अगर आप फिल्म देखने लेके जा रहे हैं अपने परिवार को, तो ये महंगा काम है, लोगों को सोचना पड़ता है। और उस तरह के हालात नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसे हैं, तो आपको वो पैसे जो है खर्च करने के टाइम 10 बार सोचता है कि नहीं यार ये मैं करूँगा, तो आपको शायद फिल्में उस लेवल पे बनानी पड़ेगी या उसकी क्यूरियोसिटी लेवल उस तरह बनानी होगी कि लोग ये सोचें कि नहीं यार ये 8 हफ्ता मुझे वेट नहीं करना है, मुझे ये फिल्म देखनी है। विच इज़ वेरी। सर आपने पैसे की बात की, इकोनॉमी की बात की, शायद बजटिंग का भी कहीं ना कहीं गणित उसमें होता है। क्या हो रहा है, क्या वैसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड की जो डोर है कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है? जैसे हम देखते थे बॉक्स ऑफिस सिनेमा, जुबली सिनेमा, कहीं ना कहीं हम शायद कॉमनेस्ट डिनोमिनेटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बॉलीवुड के जरिए। मैं आपको इतना बताऊं कि कुछ फिल्में अभी हमारी जो चली हैं लास्ट 3-4-5 साल में, मुझे लगता है कि वो बरसों से जो फिल्में बना रहे थे वो बिजनेस नहीं हुआ होगा। अब करोड़ों में हो रहे हैं ना, मतलब किसने 500 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़, ये हम कभी सुनते भी नहीं थे। तो वो सारी डिफ़िकल्टीज अपनी जगह है, लेकिन उस तरह की कैसेटी बना, उस तरह की फिल्म में बनी है कि लोग देखना चाहते हैं। बाकी जो सिर्फ फिल्म लाइन की क्यों आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर जगह थोड़ी थोड़ी तकलीफें तो जो है वो आई हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है, वो एक आपके सिस्टम में है और उसके साथ आपको चलना है और करना है। क्या अनीस सर के पास कोई सोल्यूशन है, कोई नुस्खा है जिसकी वजह से कॉमन आदमी छूट ना जाए सिनेमा से, फिर से थिएटर में आए और ऐसी स्टोरीज बताई जाए जहां पर वो रेलेवेंट हो? बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको सब नुस्खे सोचने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अगर फिल्म देखना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ी मेरी टिकटें सस्ती हो, मेरी जो कार पार्किंग है वो सस्ती हो, मेरे समोसे जो खाने हैं वो थोड़े सस्ते हो, दैट्स इट यार। एज अ परफॉर्मर आप क्या सोचती हैं? जी आपने बहुत सही बात कही। सर ने अभी बहुत बहुत कमाल की बात कही कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जैसे सर ने कहा कि लोग
राह देखते हैं कि जब टीवी पे आएगी तो देख लेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर इस जॉनर की जो फिल्में होती है ना, उसमें ना टेक्निकल आपको ना उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ही मिलेगा। मोबाइल पे देखने वाली फिल्म है नहीं, टीवी पे देखने वाली ये फिल्म ही नहीं है। जब तक आप वो बड़े पर्दे पे, मैंने खुद देखी है, हाँ, लोगों के साथ एग्जैक्टली, मतलब साथ में घबराना सर, वो भी एक बात होती है ना कि भाई हाथ पकड़ लिया, कि वो एक अलग मजा है उसमें, साथ में घबराने का एक मजा होता है। और हमारी पूरी जो टेक्निकल टीम है, मंदार ने जिस तरह का साउंड मिक्सिंग किया है, आपको मोबाइल पे और इस पे नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ना, ये टेक्निकल बात है। लेकिन ये बात आप जब उसका एक्सपीरियंस करोगे थिएटर में जाके, तो आपको पता चलेगी कि मैं क्या बात कह रही हूँ। मोटी बात अमृता जी कह रही है ऑडियंस को कि प्लीज ये फिल्म जो है आप मोबाइल पे मत देखिए, आप 8 हफ्ते दूसरे जो वेट करने हैं वो भी मत कीजिए, बाद में भी देख लेना, उसमें क्या है, 2-3 मरतबा देखने की फिल्म है। आप आइए थिएटर में, फिल्म देखिए और खूब डरिए, मजा लीजिए लोगों के साथ, तो वो मजा आएगा। ये है। डू यू बिलीव इन सुपरनैचुरल सर? नहीं, आई बिलीव ओनली इन अल्लाह। मैं नहीं चीज़ों में बिलीव करता हूँ, लेकिन हाँ मैंने इतने सालों से, इतने बरसों से चीज़ें सुनी हुई है, तो मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे 2 बजे ज़रा कब्रिस्तान में चले जाइए, तो आई विल नॉट गो, तो मैं उतना बिलीव करता हूँ। हाँ, तो और अगर जाना पड़ा मुझे, तो मुझे बहुत दिल में कलमे पड़ गए, क्योंकि वो जहाँ प्रॉब्लम आती है ना, वहाँ पे एक ही सोल्यूशन होता है कि आप ऊपर वाले को मानिए। एंड आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, तो मुझे तो कोई ऐसी जगह जाना अकेला है तो मैं चाहूँगा मेरे साथ 3-4-10 लोग हों। अच्छा, हालांकि वो भी लड़ तो नहीं पाएंगे भूत से, लेकिन एक मुझे सुकून होगा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त होने चाहिए, खासकर उनको तकलीफ होनी चाहिए, दोस्तों को, मेरे दोस्तों को तकलीफ होनी चाहिए। चलो भाई आप लोग आगे साथ में चलो। आपका क्या मानना है? दोस्ती सर, रियल दोस्ती ना, रियल दोस्ती यही होती है। मैंने नो एंट्री में इस तरह की चीजें दिखाई भी कि भाई वो बोलता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा जो दोस्त है ये जब परेशान होगा मुझे बहुत खुशी होगी, तो वो होता है। जी, मेरा भी यही कि मतलब भूत ऐसे मतलब ऐसा विश्वास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वाकया था, हुआ था मेरे साथ। आपने एक्सपीरियंस किया कोई? मतलब वही मैं बताने वाली हूँ कि एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरी जो नानी थी ना, वो मेरे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट शख्स थी, और वो अचानक चली गई। तो तब मैं छोटी थी और मैं वो किताबें पढ़ती थी सर, वो होता है ना कि आत्मा, लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें लिखा था अगर कि आप फोटो को देखें उनकी और अगर बोले कि आप आ जाओ तो वो आ जाती हैं। तो जब मैं पहली बार नैनीहाल गई आफ्टर शी पास्ड अवे, मैंने कहा कि मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट बार जब मैं उनसे मिली थी उन्होंने मुझसे कहा था गाना गाओ, और मैंने गाया नहीं था। तो वो बात मेरे दिल में रहेगी कि अरे नानी का गाना मैंने गाया नहीं। तो मुझे वो रात याद है मेरे ज़िंदगी की, जब मैं नैनीहाल गई, सारे लोग सो गए, तो मैं 1:30-2 बजे, क्योंकि तब तो मैंने सोचा था कि भूत शायद तब आते होंगे, तो मैं गई और नानी जी का फोटो जो रखा हुआ, तो मैंने उनको बोला नानी जी आप वापस आओ, एक बार आ जाओ, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, फिर आप जाना, पर एक बार आ जाओ। और मैं पूरा वो जो घर है ना, वो एकदम ऐसा थोड़ा अलग था, मतलब वहाँ पे वो एक वेल था, ऐसा होता ना, कुआं था। मैं कुएं के पास जाके भाई नानी जी आप आ जाओ ना, और मैं ढूंढ रही थी कि वो आएंगी, मैं उनको गाना सुनाऊंगी, वापस चली जाएगी। तब मुझे पता नहीं था कि डेथ के मायने क्या है, आएंगी नहीं का मतलब क्या है। तो पूरा घर में घूमी, लास्ट में टेरेस पे गई और मैंने राह देखी कि वो आएंगी शायद, लेकिन वो नहीं आई। फिर उस दिन मुझे मौत का मतलब पता चल गया। मेरा आखिरी सवाल, इतना बड़ा लैंडस्केप, ऐसी फिल्मोग्राफी के मैं लिस्ट पढ़ते ही जाऊं तो भी खत्म नहीं हो रही, तो अनीस सर ये बताएं कि मतलब क्या एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, कौन सा जॉनर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, और आने वाले समय में क्या क्या एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना चाहेंगे अनीस सर? जॉनर जो है, मुझे लगता है मेरे लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने हर तरह की फिल्में बनाई हैं, और मुझे लगता है कि मैं बना सकता हूँ। बट अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे पसंद क्या है, तो आई लाइक कॉमेडी, इसलिए कि मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी में इतनी दुश्वारियों में है लोग, इतनी परेशानियों में है, इतने सवालों में घिरे हुए हैं, इतने जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, तब कर रहे हैं, और हर तरह की परेशानियाँ हैं, तो वो नौकरी को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, घर को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर हो, इसकी मीटिंग है, ये बिल नहीं बना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, 1 करोड़ हो, एंड उन करोड़ों प्रॉब्लम्स के बाद जब फिल्म
फिल्म देखकर अगर आप 2-2.5 घंटे थोड़ा हंसते हैं और सब परेशानियों को उस थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो मुझे लगता है यार इससे अच्छा कोई काम मैं कर नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सवाब का काम है, एंड मुझे अच्छा लगता है अच्छा काम करने में, लोगों को हंसाने में, क्योंकि मुझे ये बिलीव है, मुझे ऐसा चाहता हूँ मैं कि यार मैं लोगों को प्यार दूँ, लोग खुश रहे यार, लोग खुश हों, ये मेरी एक इच्छा है हमेशा से। मेरा कोई बहुत बड़ा उपदेश और मैसेज ऐसे कुछ देने का नहीं है। मुझे लगता है कि बस मैसेज अगर मैं देना चाहूँ कहीं पे तो 2 ही मेरे मैसेज होते हैं, खुश रहो यार और लोगों को खुश रहने दो, लोगों को प्यार करो, खुशियाँ बांटो। हाँ, क्योंकि जितनी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही है वो इसलिए है कि आप एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शुक्रिया, इतने बहुत ही आपने उम्दा आंसर दिए। लेकिन गुफ्तगू इस माध्यम के ज़रिए, इस शो के टाइटल के ज़रिए आप किन को याद करना चाहेंगे, किन को डेडिकेट करना चाहेंगे ये सारी प्यारी उम्दा बातें? यार देखो, मतलब मुझे लगता है कि मेरी एक अम्मी हैं, अब्बा हैं, तो वो तो मेरे साथ अब है नहीं, वो और बाकी मेरे जो स्ट्रगल में मेरे साथ रहे हैं दोस्त और आज जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यार सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए। आपके लिए? मैंने जैसे कहा मेरी नानी जी, जिनकी मैंने अभी बात की, मेरी माँ, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ, गली बॉय में जो मेरी सास बनी थी वो मेरी एक्चुअल मदर है, वो भी मतलब यस, शी इज़ आल्सो फ्रॉम द फील्ड। और मेरे पिताजी। किसी धुन पर आप ये कंक्लूड करना चाहेंगे प्रोग्राम? धुन तो मतलब जारण है, जारण के लबई, जारण के लबई, जारण के लबई, जारण, जारण के लबई, जारण के लबई, जारण के लबई, जारण। वाह, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।